Hello everyone, I am Priyanka Bharadwaj and I am pursuing my doctorate in plant pathology. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं और साथ में मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है उसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा टाइम कम था तो हो सकता है प्रेजेंटेशन इतनी बेटर एडिट ना हुई है, बट स्टिल हमारे कंटेंट के लिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये काफी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है ना। फाइटोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो फाइटोपैथोलॉजी है क्या चीज, राइट। हिंदी में आप सबको पता है इसको हम बोलते हैं पादप रोग विज्ञान, है ना। जो इसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन है वो पिछले एक लेक्चर में मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी को हम क्या बोल देते हैं, फाइटोपैथोलॉजी बोल देते हैं, है ना। फाइटो का मतलब क्या है बेसिकली कि हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। पैथो का क्या मतलब है कि हम बात कर रहे हैं डिजीज की या किसी तरह की सफरिंग की या किसी तरह की एलिमेंट की। और लॉजी का मतलब है हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका प्लांट पैथोलॉजी है इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल या फिर बोटानिकल साइंस, है ना। किसी की भी आप इसको ब्रांच कह लीजिए, बेसिकली साइंस की ब्रांच है जो आपके प्लांट की डिजीज के साथ में डील करता है। प्लांट की डिजीज के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि एक मैंने बहुत ही आपको एक बहुत बार मैंने कॉमन एक एग्जाम्पल भी बताया है। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए जब आप बीमार होते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम हमेशा जानते हैं कि कारण क्या है। मान लो आपको फीवर आया है, सबसे पहले आप क्या बोलते हो, बुखार मुझे क्यों आया है ना। अब अगर मुझे बुखार आया है तो किस वजह से आया है, क्या मैंने बाहर का इधर उधर का कुछ खाया है, या फिर हो सकता है कि मेरी बॉडी में किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। तो किस चीज का इन्फेक्शन हुआ है, क्या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर आपका वायरस का इन्फेक्शन है, क्या रीजन है उसका, है ना। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो भी आपका रीजन है, हम फाइनली क्या चाहते हैं कि हमारा जो डिजीज है वो ठीक हो जाए। अगर फीवर है तो वो ठीक हो जाए, है ना। अब जब भी कोई डिजीज होती है आपको कुछ लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस किस टर्म्स में होते हैं, जैसे मान लो अगर आप वर्किंग है तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाओगे। तो ये सारे आपके बेसिकली क्या है, लॉसेस हैं। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या जानते हैं, मान लो किसी पौधे में किसी तरह की बीमारी हुई है। अब पौधे बोल तो सकते नहीं, हम तो बोल सकते हैं, है ना। तो प्लांट्स की केस में क्या होता है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो बीमार हैं। तो ये बताना बहुत मुश्किल होता है डिजीज कब शुरू हुई। आपको लास्ट में कब पता चलता है, जब आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, है ना। सिम्टम यानी कि आपको किसी तरह के कोई देखने में मिलेगा। मान लो येलोइंग देखने को मिल रही है, या फिर आपके प्लांट में विल्ट आ गया है या ब्लाइट आ गया है ना, ब्राउन पड़ गया प्लांट। तो अलग अलग टाइप के हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉजेस क्या हैं। कोई अगर डिजीज हुआ है तो उसका कॉज क्या है ना, किस कारण से वो हुआ है। फिर हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी का क्या मतलब होता है कि जो आपका रीजन है, जैसे कि मान लो डिजीज हो रही है किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, किसी वायरस की वजह से हो रही है, उसके कॉज के बारे में स्टडी करना, उसको हम इटियोलॉजी बोल देते हैं। फिर हम आते हैं एपिडेमियोलॉजी पे। एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब है कि ऐसे एपिडेमियोलॉजी का अगर हम देखें वर्ड तो एपिडेमियो एंड लॉजी, है ना, एपिडेमिक की स्टडी करना। बट यहाँ पे हम डिजीज की एपिडेमियोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो वेदर पैरामीटर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर है या फिर आपका आरएच है, उसके इन्फ्लुएंस में कैसे डिजीज प्रोग्रेस हो रही है ना। उसके बाद में क्या है, जब भी कोई डिजीज आएगी आपको कुछ लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। ये जो आपके लॉसेस हैं ये डायरेक्ट लॉसेस हो सकते हैं, इनडायरेक्ट लॉसेस हो सकते हैं। अब जब भी आप डायरेक्ट लॉसेस की या फिर आप इनडायरेक्ट लॉसेस की बात करते हैं, तो ये जो आपके लॉसेस हैं, डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें डायरेक्ट यील्ड के ऊपर आपका लॉस देखने को मिल रहा है ना। जैसे मान लो आपने कोई फसल बोई है और वहां से आपको मान लो ग्रेन्स मिलने हैं 100 क्विंटल, पर आपको मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 95 क्विंटल, है ना, या फिर 60 क्विंटल। तो आपका जो यील्ड का लॉस है वो डायरेक्ट लॉस में आ जाता है। इनडायरेक्ट लॉस का मतलब है जो आपको नुकसान हो रहे हैं पर डायरेक्ट नहीं हो रहे, इनडायरेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई बीमारी आ गई, अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि कोई डिजीज आ गई है, अब आपको स्प्रे करनी है किसी चीज की। तो जो पेस्टिसाइड आप खरीद रहे हो उसकी भी स्प्रे होगी, है ना। तो उसका जो आपका पैसा लगेगा उसको खरीदने में, वो आपका इनडायरेक्ट लॉस में आ जाता है। या फिर अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लॉसेस की, तो कई डिजीज की वजह से क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे कि अर्गोटॉक्सिकोसिस की बात करते हैं, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट लॉसेस में आता है।
अब लास्ट जो हमारा मेन चीज है वो है मैनेजमेंट, है ना। फार्मर को तो इसी चीज से मतलब है कि उसकी डिजीज किसी तरह से ठीक हो जाए या फिर किसी तरह से मैनेज हो जाए, है ना। तो उसको मैनेजमेंट बोल देते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्लांट पैथोलॉजी का रिलेशन क्या है अदर साइंसेस के साथ में, तो प्लांट पैथोलॉजी बाकी सब साइंसेस के साथ में कैसे रिलेटेड है, जैसे कि वायरोलॉजी है, वायरस की साइंस या वायरस की स्टडी को बोल देते हैं। माइकोलॉजी है, यानी कि आपकी जो फंगस की स्टडी है उसको हम क्या बोल देते हैं, माइकोलॉजी बोल देते हैं। बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोल देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से रिलेटेड। या फिजियोलॉजी है, या केमिस्ट्री है, या जेनेटिक्स है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी है। ये सारे आपको बेसिक नॉलेज देते हैं ताकि आप किसी भी प्लांट डिजीज का करेक्ट डायग्नोसिस कर सकें। डायग्नोसिस समझते हैं कि आप पहचान सकें कि ये अगर बीमारी हो रही है तो ये आप श्योर हो सके कि इसी वजह से हो रही है, और अब इसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज करनी है। तो ये रिलेशन है प्लांट पैथोलॉजी का बाकी की साइंस के साथ में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लांट पैथोलॉजी के। तो जो प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है? सबसे पहले, टू स्टडी लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स इन द प्लांट। यानी कि हमें लिविंग लिविंग यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानना है, नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानना है, और एनवायरमेंटल कॉजेज मतलब कि क्या वहां पे किसी तरह का कोई ऐसा फैक्टर था जो आपका, जैसे कि सॉइल का पीएच ज्यादा है या फिर कम है, या फिर मॉइस्चर ज्यादा है सॉइल का या फिर कम है ना, या फिर आपके पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी है, कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपका डिजीज या डिसऑर्डर हो रहा है ना। अब एक चीज बहुत ही क्लियर हमें करनी चाहिए डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में। जनरली जो भी डिजीज आपकी बायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहे हैं या मेसोबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको हम डिजीज बोल देते हैं। जबकि जो डिजीज आपकी एबायोटिक फैक्टर की वजह से होती है उसको हम डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा है डिजीज डेवलपमेंट का मैकेनिज्म जान। अब जब हम डिजीज डेवलपमेंट के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजेनेसिस, कि कैसे हमारी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, कैसे डेवलप कर रही है। नेक्स्ट इज टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड द पैथोजन, कि जो आपका पैथोजन है यानी कि जो डिजीज को कॉज कर रहा है, और जो होस्ट है यानी कि जिसके ऊपर वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से डिजीज हो रही है, राइट। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मैनेजमेंट करनी है प्लांट डिजीज की ताकि उनसे होने वाले जो लॉसेस हैं वो कम हो सके। तो ये हमारे चार ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी के। कॉजेस को स्टडी करना, मैकेनिज्म को जानना प्लांट डिजीज की, और इंट्रेक्शन को जानना, और लास्ट में क्या है, उसका मैनेजमेंट करना डिजीज का करेक्ट। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, है ना, या फिर प्लांट डिजीज की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बेसिकली जब भी हम प्लांट डिजीज की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लॉसेस में छुपी है ना, कि क्या ये लॉसेस कॉज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लॉसेस की तो अबाउट 34% जो क्रॉप का लॉस है वो आपका डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स की वजह से होता है। अगर आप जीएन एग्रियोस देखेंगे तो उसमें ये जो डाटा है इट इज अराउंड 36.1%। अब यहाँ भी दिया है कि अराउंड 12% जो लॉसेस है वो डिजीज कॉज करती हैं, 11% नेमेटोड्स करते हैं, 7% इंसेक्ट पेस्ट करते हैं, और 3% वीड्स कॉज करते हैं। अगर आप जेने ग्रियोस को रेफर करेंगे, जो आपकी बुक है प्लांट पैथोलॉजी की जिसको हम बाइबल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी बोलते हैं, तो वहां पे जो डिजीज के थ्रू होने वाले लॉसेस हैं दैट इज अराउंड 14.1%, इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स के थ्रू जो है वो है 10 एंड 12%, है ना। अब जब इन लॉसेस की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे लॉसेस इसमें इंक्लूड नहीं किए, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, या फिर आपकी हीट स्ट्रेस की वजह से या कोल्ड स्ट्रेस की वजह से जो लॉसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपके प्लांट पैथोलॉजी के हम मेजर्स को नहीं लेते हैं या प्लांट प्रोटेक्शन की मैनेज मेजर्स को नहीं लेते हैं या मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो ये जो आपके एनुअल लॉसेस हैं ये 30 से 50% हो सकते हैं। अब ऐसी कंट्री जहां पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, हंगर की प्रॉब्लम बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, वहां पे 30 to 50% लॉसेस का मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस है। अराउंड 50% ऑफ द जो आपकी क्रॉप है वो खराब, राइट। तो इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी का जो है वो इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज, बहुत सारी एपिडेमिक्स हिस्ट्री में हुई है। अब जैसे कि देखो अभी इस टाइम पे पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है,
बहुत सारे लॉसेस हुए, लोगों को फाइनेंशियली लॉस हुआ, इकोनॉमिकली उनको लॉस हुआ, है ना, मेंटली उनको बहुत स्ट्रेस आया। वैसे ही कुछ एपिडेमिक्स जो है वो आपके प्लांट डिजीज की वजह से भी आए थे। अब देखो, हमारा जो बेसिक फूड है वो तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ही है ना, जो हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ही है, जो हम खाना खाते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं हम, बेसिकली उनके इकोनॉमिक पार्ट्स को ही खाते हैं। अब क्या हुआ था, सबसे पहले जो हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो हुई थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से, है ना। ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये जो डिजीज है, किसकी वजह से हुई थी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुई थी। अब इसकी वजह से जो फैमिन आया था उसको बोला गया था आयरिश फैमिन। कब आया था ये, बेसिकली 1845 में आया था और 1852 तक चला था। अब इसकी वजह से क्या हुआ था कि इसने पूरी की पूरी पोटैटो क्रॉप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें, मिलियन ऑफ पीपल जो थे वो मारे गए थे, मिलियन ऑफ पीपल बेसिकली मूव कर गए थे, है ना। तो जो आपके आयरलैंड की पॉपुलेशन है इसकी वजह से बहुत ही कम हो गई थी, बहुत से लोगों की डेथ होगी, बहुत से लोग माइग्रेट हो गए। बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो आपकी पोटैटो है, ये जो क्रॉप थी, ये बिल्कुल खराब हो चुकी थी इस फंगस की वजह से। ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये फंगस है। इसके बारे में एंटन डे बेरी ने बताया था, उन्होंने इसका नाम दिया था। उन्होंने ये प्रूव किया था कि ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कॉज करता है। जब ये डिजीज आई थी, शुरू में क्या हुआ था, लोग कहते थे कि शुरू में जब पोटैटो को इंट्रोड्यूस किया गया था आयरलैंड में, तो लोगों ने मना किया था कि हम इसको नहीं लगाएंगे। उनके रीजंस बहुत ही सिंपल थे। पहली चीज ये थी कि बाइबल में इसका मेंशन नहीं किया गया है, तो हम क्यों लगाएं इसको, है ना। दूसरा, वो कहते थे कि देखो ग्राउंड के नीचे लग रहा है तो गंदा है, इसीलिए हम नहीं लगाएंगे, राइट। थर्ड, उनका रीजन बेसिकली क्या था, उनको पता ही नहीं था कि ये उनको ज्यादा रिटर्न्स देगा पर यूनिट एरिया। अब जब लोग उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा गरीब होते थे, कुछ लोग उन हट्स में रहते थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, इस क्रॉप को लगाना शुरू किया। अब उनको इससे फायदा होना शुरू हो गया, तो उन्होंने इस क्रॉप को लगाना कंटिन्यू किया। अब उस टाइम पे थोड़ा टैक्सेस का भी होता था, कर का भी होता था, लगान भी लगते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब भी उनसे कोई लगान लेने आता था, तो उस टाइम पे, अब देखो ये अंडरग्राउंड क्रॉप है, तो ऊपर से अगर इसको कोई खराब भी कर दिया तो नीचे उनका जो पोटैटो था वो बच जाता था, ट्यूबर्स बच जाते थे। अब लोग इसको स्टोर कैसे करते थे, गड्ढा खोदते थे और उसमें उसको स्टोर करते थे। अब क्या हुआ, जैसे ही ये एपिडेमिक आया तो उनके सारी की सारी पोटैटो क्रॉप खराब हो गई। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, पोटैटो क्रॉप खराब हो गई, अब हम इसको क्या करते हैं, जो हमने स्टोर किया है उसको देख लेते हैं। अब हैरानी की बात ये थी, जब उन्होंने स्टोर्ड क्रॉप को देखा तो स्टोर्ड क्रॉप भी खराब हो चुकी थी। अब क्या हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट इसकी रिसर्च में लग गए कि क्या हुआ। अब उनको लगता था कि ये जो पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर जो फंगस की ग्रोथ देखने को मिल रही है, उनको पता नहीं था फंगस है ना। उनको लगता था कि डिजीज होने के बाद ये ग्रोथ आ रही है, ये पता नहीं था कि इसी ग्रोथ की वजह से डिजीज हो रही है। तो एंटन डे बेरी ने क्या किया, अल्टीमेटली उस ग्रोथ को लिया और हेल्दी पोटैटो पे रखा, उसमें डिजीज आ गई, है ना। और उन्होंने ऐसे कंटिन्यू किए अपने एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने प्रूव किया कि ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, इसी की वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो रहा है। तो ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ये नाम भी एंटन डे बेरी ने दिया था, है ना, कि ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जो प्लांट्स में डिजीज कॉज कर रहा है, राइट। इसी की वजह से जो आपके प्लांट पैथोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस शुरू हुई थी, है ना। ये जो प्लांट पैथोलॉजी है, लाइमलाइट में इसी डिजीज की वजह से आया था। देखिए, आप फोटोज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फील्ड बताई गई है जहाँ पे ब्लाइट आया है ना, नीचे फोटो दिखाई गई है जहाँ पे प्लांट में ब्लाइट के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, और ट्यूबर दिखाया गया है जहाँ पे आपका डिजीज के सिम्टम है। अब बात करते हैं बाकी फैमिन की। अब आपको पता है कि जो व्हीट रस्ट है ना, हमारे पास में तीन टाइप के रस्ट है। ब्लैक रस्ट जो है जिसको हम स्टेम रस्ट बोलते हैं, येलो रस्ट है ना, और हमारे पास पे ब्राउन या ऑरेंज रस्ट है। तो ये सारे के सारे जो है ये व्हीट रस्ट है, तीन टाइप के रस्ट आते हैं व्हीट पे। तो ये जो एपिडेमिक्स है, ये बहुत सारी कंट्रीज में आते हैं, और फार्मर्स को अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ता है ना। जो वीट है उसको रिप्लेस करना पड़ता है नॉन होस्ट क्रॉप के साथ में, कॉर्न के साथ में, मीज के साथ में, या राई के साथ में। इसके अलावा जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का एपिडेमिक है, दैट इज ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये जो डिजीज है, ये बेसिकली इसको हम किसकी वजह से हुआ था, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे की वजह से हुआ था, जिसका आपका सेक्सुअल स्टेज है कॉक्लियोबोलस मियाबेनस। इसकी वजह से जो फैमिन आया था उसका नाम दिया गया था बंगाल फैमिन। तो उस टाइम पे क्या था, ये जो आपका बंगाल का एरिया है, ये आपका ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर आता था, तो वेस्ट बंगाल हो गया, और जो बाकी के आसपास के एरियाज थे उसको हम बंगाल में ही कंसिडर करते थे, है ना। जो बंगाल फैमिन है, दैट इज इन द ईयर 1943,
कौन सी डिजीज थी? वो थी ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, और पैथोजन क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम राइसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से आपका एपिडेमिक है, कौन सी डिजीज थी, और कौन सा पैथोजन था, और कौन सा ईयर था। फिर कॉफी रस्ट की बात करें, हेमेलिया वेस्टास्ट्रिक्स जो इसका पैथोजन है ना, इसकी वजह से लोगों ने अपने कॉफी के प्लांट्स को कट कर दिया था, और ये श्रीलंका में आया था 1867 में। वैसे अगर हम बात करें फ्रेंच वाइन की, तो जो आपका फ्रेंच वाइन है वहां पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। एक तो पाउडर मिल्ड्यू आया था, और एक तो वहां पे जो डिजीज की अगर हम बात करें डाउनी मिल्ड्यू आया था, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो अनसिन्यूला नेकेटर जो पैथोजन है उसकी वजह से आया था, है ना। और वहां पे उन्होंने जो ग्रेप की वाइन्स हैं इसको उन्होंने 80% तक इसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया था। 80% बहुत बहुत बड़ा परसेंटेज है ना। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1878 में, तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू है ये प्लाज्मोपेरा विटिकोला की वजह से हुआ था, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ था, बॉडेक्स मिक्सचर की भी डिस्कवरी हुई थी। तो जो पीएमए मिलार्डेट है उन्होंने बॉडेक्स मिक्सचर को डिस्कवर किया था फॉर द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, राइट। इसके बाद में बात करें हम लॉसेस इन इंडिया की, तो जो व्हीट ट्रस्ट है ये आपको ऑलमोस्ट 400 करोड़ जो आपके रुपीस का लॉस है वो एनुअली कॉज करता है। एपिडेमिक्स की बात करें तो 5000 करोड़ या उससे भी ज्यादा जो लॉसेस हैं वो इनकी वजह से होते हैं, है ना। लूज स्पॉट ऑफ व्हीट की बात करें, ये जो आपकी डिजीज है ये एवरेज लॉस 3% का करती है, यानी कि 500 करोड़ के आसपास। वैसे बहुत सारी डिजीज हैं जो आपकी, जैसे कि रेड डॉट ऑफ शुगर केन है, पोटैटो वायरसेस है, राइस ब्लास्ट है, ब्लाइट है, कनाल बंट ऑफ व्हीट है, ये सारी की सारी डिजीज आपकी बहुत सारे लॉसेस को कॉज करती है। अब सोसाइटी की बात करें, कई बार क्या होता है, ये जो आपके ग्रेन्स हैं इनमें टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करें अफ्लाटॉक्सिन की या फिर फेमोनिसिन्स की, ये आपके बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो आपके टॉक्सिन्स हैं ये आपको डिजीज कॉज करते हैं, है ना, आपके अंदर। जैसे कि हम बात करें अर्गोटिज्म की, है ना, अर्गट पॉइजनिंग की, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में उसने क्या किया था, अर्गट पॉइजनिंग कॉज की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सिम्टम देखने को मिले थे। हुआ कैसे था, वो एक फंगस है क्लेविसिप्स पर्प्यूरिया, जिसने क्या किया था, कुछ एल्कलॉइड सब्सटेंस को रिलीज किया था। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में वो उन्होंने कंटेमिनेटेड ग्रेन्स को खाया, तो उनके अंदर जो है उनको सिम्टम्स देखने को उसके बाद में मिले थे। तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम प्लांट पार्ट्स को खा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ टॉक्सिन्स चले जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखो, अगर इल्ट लॉस हो रहा है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एग्रो बेस्ड हैं, या फिर जो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना। तो उनके लिए बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, अब देखो आपको पता है कि अगर कोई आपका ऐसा लॉट है, या फिर आप कहीं बाहर से कोई ऐसी चीज मंगवा रहे हो जिसमें आपके पैथोजेंस होने के चांसेस है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वारंटीन पैथोजन नाम दे देते हैं, कि हमें पता होता है कि इस जगह से हमेशा ही पैथोजन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम उस मटेरियल का मूवमेंट अपने एरिया में नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। अगर हम कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीज की बात करें, तो अब देखो, जो आपके प्लांट डिजीज है बहुत सारे एजेंट्स या फिर फैक्टर्स हैं जो डिजीज को इंसाइट करते हैं या फिर पैदा करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें या इन एनिमेट फैक्टर्स की हम बात करें, तो जैसे कि ऐसे फैक्टर्स जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, है ना, जैसे कि आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे उनकी डेफिशिएंसी है, चाहे उनका एक्सेस है, चाहे लाइट है, चाहे मॉइस्चर है ना। ये सारे के सारे आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस है जिनकी वजह से हमें बहुत सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी से होता है, खैरा डिजीज ऑफ राइस की हम बात करें जो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर की बात करें जो मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होता है, हॉलो हार्ट या फिर ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो की बात करें जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेसिव होती है स्टोरेज में तो उस वजह से होता है। और अगर हम बात करें बिटर पिट ऑफ एप्पल की, तो वो आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। तो हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि वो आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, है ना। जैसे कि हम लिटिल लीफ ऑफ एप्पल की बात करें तो वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है ना। वैसे अगर हम बात करें कि कॉपर की डेफिशिएंसी से डाईबैक ऑफ सिट्रस होता है ना। वैसे ही अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन की डेफिशिएंसी से आपने कई बार सुना होगा इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल होता है, या ब्राउन हार्ट ऑफ कैबेज या टर्निप होता है ना, हॉलो स्टेम ऑफ ब्रासिका होता है। तो ये
कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से होते हैं, कुछ डिजीज के या डिसऑर्डर में अगर बेसिकली बोलूं उसके एग्जाम्पल्स हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से और ऐसी डिजीज हैं जो किसी की डेफिशिएंसी से होती है या एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होती है या किसी फैक्टर के एक्सेस में होने की वजह से होती है। इसके बाद में मिजोबायोटिक कॉजेज की बात करें तो मिजोबायोटिक कॉजेज कौन से होते हैं, ना तो वो लिविंग में कंसिडर होते हैं ना तो वो नॉन लिविंग में कंसिडर होते हैं। जैसे कि हम वायरसेस की बात करें, वायरसेस आपके सिर्फ एक टाइप के न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, जैसे कि आरएनए है या फिर डीएनए है ना। अब जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस आपके प्रोटीन कोट में पाए जाते हैं। तो जब भी हम वायरस की बात करते हैं, वायरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, यानी कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड है ना, या तो आरएनए है या तो डीएनए है, और जो कोट है वो किस चीज का है, प्रोटीन का कोट है। तो बहुत सारे वायरल डिजीज के हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोटैटो लीफ रोल है या फिर लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो है, चिलीज है ना, मोजैक डिजीज है, मॉटल के सिम्टम्स हैं। तो बहुत ट्यूलिप कलर ब्रेकिंग है, बहुत सारे हमारे पास में वायरस के डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही वायरॉइड्स की बात करें, वायरॉइड्स बेसिकली क्या है, नेकेड है ना, और बेसिकली वहां पे क्या है, प्रोटीन आपकी प्रेजेंट नहीं है, इन्फेक्शियस स्ट्रैंड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड के, बेसिकली आरएनए के। अब ये जो डिजीज कॉज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, सिट्रस एक्सोकॉटिस है, क्राइसेंथेमम डिजीज है, स्टंट या फिर कडंग कडंग डिजीज है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो सबसे पहले वायरल डिजीज जो वायरस है आपको क्यों रिपोर्ट किए गए थे, वो टोबैको मोजैक वायरस के लिए, टीएमबी के लिए रिपोर्ट किए गए थे। और वायरॉइड की बात करें, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, वो सबसे पहले आपकी इस डिजीज के लिए वायरॉइड्स को रिपोर्ट किया गया था। अब बात करते हैं बाइटिक या फिर एनिमेट कॉजेज की। तो बाइटिक या फिर एनिमेट कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो लिविंग फैक्टर्स है ना, जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में जैसे कि बैक्टीरिया आ जाते हैं, बैक्टीरिया की डेफिनेशन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या है। डिजीज जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे टाइप के सॉफ्ट रॉट्स हैं, जैसे कि पोटैटो में या फिर वेजिटेबल्स में, या फिर आपका ब्राउन रॉट है या फिर विल्ट ऑफ पोटैटो है, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट सिट्रस कैंकर है जो ज़ैंथोमोनास स्पीशीज की वजह से होता है, या फिर हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ कुकुरबिट्स की। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके बैक्टीरियल डिजीज के। अगर हम बात करें फाइटोप्लाज्मा की, तो फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिजीज कॉज करता है जैसे कि पीशेक्स। अगर हम जाइलेला फास्टिडियोसा की बात करें तो डिजीज कॉज करता है जैसे कि आमंड लीफ स्कॉच है या पियर्स डिजीज ऑफ ग्रेप वाइन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। यूकेरॉट्स की बात करें तो यूकेरॉट्स में हमारे पास में एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फंजाई है ना। तो फंजाई आपके बहुत सारे डिजीज कॉज करता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है, या फिर आपका रस्ट डिजीज है, स्मट डिजीज है, रेड डॉट ऑफ शुगर केन है, या फिर आपका राइस ब्लास्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के। ओमाइसीट्स की बात करें तो जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स है, या डैम्पिंग ऑफ डिजीज है। प्रोटोजोआ की बात करें तो जैसे कि हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट पाम है, फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफी है। एल्गे की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एल्गे है उसमें आपका रेड रस्ट ऑफ मैंगो है ना, या फिर आपका पपाया है, या फिर आपका गावा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाजोन एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपका रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स है, निमेटोड्स की अगर हम बात करें, ईयर कॉकल ऑफ व्हीट है, सिट्रस डिक्लाइन है। पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट की बात करें या फेनोगेमिक जिनको हम प्लांट पैरासाइट बोलते हैं, एग्जांपल है डॉडर्स, ट्रिगा, औरोबैंके लोरेंथस। तो ये जो चीजें हैं ये तो हमारा सिर्फ बेसिक है आपको बताने के लिए कि क्या क्या इसमें आता है। डिटेल में हम ये सारा डिस्कस करेंगे बाद में। अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो डिजीज की डेफिनेशन की, डिजीज क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डिसऑर्डर क्या होता है। तो डिजीज की अगर हम बात करें तो डिजीज का डेफिनेशन क्या है, ये हॉर्सफॉल और डायमंड ने दिया है कि डिजीज इज द माल फंक्शन प्रोसेस दैट इज कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूस इरिटेशन बाय अ पैथोजन या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच रिजल्ट इन सफरिंग या फिर सिम्पटम प्रोडक्शन। यानी कि आपकी जो डिजीज है प्लांट में बेसिकली क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। उनको डिजीज का जो पैथोजन है जो आपके डिजीज को कॉज कर रहा है वो डिस्टर्ब कर रहा है प्लांट की प्रोसेसेस को। तो प्लांट में क्या हो रहा है, उसकी वजह से कोई ना कोई जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, माल फंक्शनिंग प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से हमें लास्ट में किसी तरह का कोई सिम्टम या सफरिंग देखने को मिल रही है। डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर की जब भी हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की वजह से जो हो रहा है, जैसे कि आपके
न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हो रहा है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो रहा है ना, जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उसको हम डिसऑर्डर बोल देते हैं। पैथोजन की बात करिए तो पैथोजन मतलब कि डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो पैथोजन, पैथोस मतलब डिजीज, जेन मतलब जनरेटिंग। तो ऐसा एजेंट जो आपके प्लांट में डिजीज को कॉज करे उसको हम पैथोजन बोल देते हैं। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, उसको अपना होस्ट चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर मैं बोलूं फैक्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज ऑल दी पैथोजेंस आर पैरासाइट्स। जितने भी पैथोजेंस हैं वो पैरासाइट्स हैं, पर जितने भी पैरासाइट्स हैं वो आपके पैथोजेंस नहीं है। जैसे कि अगर हम पैथोजन की बात करें तो पैथोजन को क्या बोल रहे हैं कि डिजीज कॉज कर रहे हैं। पैरासाइट हमेशा डिजीज नहीं कॉज करेगा, कुछ आपके सिम्बायोसिस में भी रहते हैं, जैसे कि डाइजोबियम बैक्टीरिया है ना, माइकोराइजे है ना, फंगस के एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, या लाइकन्स है, एल्गा और फंगस के एसोसिएशन। तो वो आपके जो हैं यहाँ पे आपके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि जितने भी पैथोजेंस हैं वो आपके पैरासाइट हैं, पर जितने भी पैरासाइट हैं वो आपके पैथोजन नहीं है। नेक्स्ट इज बायोट्रॉफ। बायोट्रॉफ को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोल देते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब होता है कि हमेशा ही किसी के एसोसिएशन में रहेगा, है ना। जैसे कि आप बोलते हो कि मुझे अगर कोई चीज खाने में चाहिए तो मुझे यही चाहिए, है ना, मैं खाऊंगा तो मैं सिर्फ चपाती ही खाऊंगा, तो वो आप क्या हो, चपाती के लिए ऑब्लिगेट हो। अगर आप बोलोगे कि कोई बात नहीं चपाती नहीं है तो इट्स ओके, मैं चावल के साथ भी सरवाइव कर सकता हूँ, अगर आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप क्या बन जाते हो उस टाइम पे, फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी है, साथ में रहना है ना। फैकल्टेटिव मतलब अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप मूव कर सकते हो या अपनी चॉइस को शिफ्ट कर सकते हो। तो बायोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो हमेशा ही अपने न्यूट्रिशन को लिविंग होस्ट से लेगा, लिविंग टिश्यू से लेगा, और तभी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोट्रॉफ बोल देते हैं या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट बोल देते हैं। जैसे कि रस्ट है, स्मट है, पाउडर मिल्ड्यूस है। सेप्रोफाइट्स की बात करें या सेप्रोब्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन हमेशा ही डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, जैसे कि कुछ पैरासाइट्स हैं या सेप्रोफाइट्स हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेप्रोब्स बोल देते हैं। यानी कि डेड एंड डिकेइंग से जो अपने न्यूट्रिशन को लेगा वो सेप्रोफाइट होगा, जो लिविंग से लेगा वो बायोट्रॉफ होगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव को हम हेमी बायोट्रॉफ भी बोलते हैं कि आधा बायोट्रॉफ है। क्यों, देखो अब हमने क्या बोला था कि जो आपके सेप्रोफाइट्स हैं वो आपके बेसिकली क्या हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं। अब बेसिकली ये जो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट लिखा है ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि बेसिकली तो पैरासाइट्स हैं, है ना, जो आपके क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। बट कब करेंगे, जब उनको कुछ कंडीशंस वैसी मिलेंगी। इनको हम हेमी बायोट्रॉफ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू को इस तरह से अटैक करेंगे जैसे कि आपका बायोट्रॉफ करता है, बट ग्रो कैसे करेंगे, जैसे कि आपका सेप्रोफाइट करता है ना, यानी कि वो बन गए हैं सेप्रोफाइट, हैं वो बेसिकली पैरासाइट ही, अटैक भी वैसे कर रहे हैं जैसे कि आपका बायोट्रॉफ करता है, बट वो रहते कैसे हैं या रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं जैसे कि सेप्रोफाइट करते हैं। राइट, दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं नेक्रोट्रॉफ क्या है। नेक्रोट्रॉफ का क्या मतलब होता है कि ऐसा पैरासाइट जो क्या करेगा, नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू को किल करना, है ना, या फिर डेड टिश्यू। तो वो क्या करेगा, हमेशा ही अपनी पेनिट्रेशन से पहले, टिश्यू के अंदर जाने से पहले ही टिश्यू को किल कर देगा, और उसके बाद में उसके साथ में सेप्रोफिटिकली रहेगा, है ना, डेड पे सर्वाइव करेगा। जैसे कि स्प्रोशियम रोलप्साई है या पीथियम स्पीशीज है, उनको हम क्या बोल देते हैं, नेक्रोट्रॉफ बोल देते हैं। इसी को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि है तो ये सेप्रोफाइट, पर कुछ कंडीशन में ये क्या करते हैं, बायोट्रॉफ्स की तरह ही अटैक करते हैं, है ना। तो ये जो नेक्रोट्रॉफ्स हैं इसी को हम क्या बोल देते हैं, पर्थोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं और पर्थोफाइट्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट टर्म इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है, ऐसा फिनोमिनन है जिससे प्लांट पैरासाइट आपका क्या करता है, बेसिकली अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर देता है। तो पैरासिटिज्म में या फिर पैरासिटिक एसोसिएशन हम कब बोलते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट से न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर दे, है ना, और होस्ट के उस पे ही ग्रो करे, तो उसको हम बोल देते हैं पैरासिटिज्म।
पैथोजेनिसिटी क्या होता है? अब पैथोजेनिसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, है ना, कि जो पैथोजन है उसकी क्या एबिलिटी है डिजीज को कॉज करने के लिए। जबकि पैथोजेनेसिस अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स है जिससे आपकी डिजीज हो रही है किसी भी होस्ट में। नेक्स्ट इज वरुलेंस। अब वरुलेंस क्या होता है? बेसिकली मेजर ऑफ डिग्री ऑफ दी पैथोजेनिसिटी ऑफ एन आइसोलेट या फिर रेस, यानी कि कितनी वो क्या एबिलिटी है उसकी डिजीज कॉज करने की, उसको हम क्या बोल देते हैं? वरुलेंस बोल देते हैं। कई बार हम वरुलेंस के लिए ये जो आपकी टर्म है एक और यूज की जाती है, एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस बेसिकली क्या है कि पैथोजन कैसे किसी होस्ट के अंदर इन्वेड कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, कैसे उसके अंदर जा रहा है, कैसे ग्रो करेगा, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसको हम वरुलेंस बोल देते हैं। इम्यूनिटी की बात करें, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो पैथोजन है वो होस्ट के साथ में पैरासिटिक रिलेशनशिप को डेवलप ही नहीं कर सकता है ना, तो होस्ट के पास में क्या है? बहुत सारी जो है रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और ससेप्टिबिलिटी नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम केस ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोल देते हैं? इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो डिजीज रेजिस्टेंस बेसिकली अभी हमने बोला एक्सट्रीम केस, तो क्या होता है डिजीज रेजिस्टेंस? कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है या तो वो डिजीज को होने ही नहीं देगा, या तो क्या होगा कि कुछ डिग्री तक उसको क्या करेगा? ओवरकम कर जाएगा, है ना। जब ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा डिजीज को, है ना, और वहां पे जो है डैमेज होके ही रहेगी पैथोजन की वजह से। फिर एक टर्म आती है इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन। इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो पैथोजन है वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है होस्ट के टिश्यू के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्वेजन एंड कोलोनाइजेशन। एक और टर्म हमारे पास है दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली आपका क्या है? एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? जैसे ही कोई आपका अगर पैथोजन आता है या एंट्री लेता है किसी भी होस्ट के पास में, तो ये जो आपके होस्ट के बेसिकली सेल हैं ये क्या करेंगे? डेड होना शुरू कर देंगे, है ना, ये अपनी डेथ कॉज कर देंगे ताकि आपका जो पैथोजन है वो आगे ना जा पाए, है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? जो आपके सेल्स हैं एकदम से डेथ हो जाएगी ससेप्टेबल सेल्स की, ताकि पैथोजन आगे मूव ना कर पाए और होस्ट से न्यूट्रिशन ना ले पाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी इज अ साइन ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस अप्रोचिंग इम्यूनिटी, है ना, कि जो आपका होस्ट है वो क्या कर रहा है? इम्यूनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ताकि उसमें डिजीज ही ना हो। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पैथोजन एंड द होस्ट, कि एक बार एंट्री हो गई और जो आपका पैथोजन है उसने अंदर पेनिट्रेट भी कर दिया होस्ट में, तो अब क्या है? वो उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा, वहां पे पैरासिटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जैसे आपके होस्ट ने क्या किया है? एंट्री ले लिया है ना, पेनिट्रेट कर लिया है, इन्फेक्शन कर लिया है, अब क्या होगा? जो आपके सिम्टम्स हैं वो लास्ट में आएंगे उसके बाद में। तो ये क्या है? बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड आपका टाइम पीरियड है इनोकुलेशन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम के बीच में। इनोकुलेशन का मतलब है कि जैसे आपका पैथोजन लैंड किया होस्ट के ऊपर, उसने क्या किया? वहां पे पेनिट्रेट कर दिया, अब जो आपके सिम्टम्स हैं उसको आने में टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो आज के लिए हमारे यही टर्मिनोलॉजी थी जो हमने डिस्कस करनी थी। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी है PHARDWAJPRIYANKA भारद्वाज प्रियंका 939@gmail.com, और मेरी इंस्टा आईडी है प्रियंका भारद्वाज। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द टॉपिक यू वांट टू लर्न, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बोलेंगे उसी को हम डिस्कस करेंगे। अब जाने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले दो चार आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से आपका जो फर्स्ट फैक्ट है उसको आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल ब्यूरो ऑफ माइकोलॉजी, तो जो आपके पहले डायरेक्टर थे वो थे E.J. बटलर। सेकेंड फैक्ट है कि जो आपके एंटन डे बेरी हैं, हिट्रोशियस नेचर ऑफ थ्रस्ट जो है वो एंटन डे बेरी ने दिया है। किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है, तो उसके लिए भी हमारे जो एंटन डे बेरी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट है जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। ये जो जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट है ये आपका एच फ्लोर ने दिया था और आपका फ्लैक्स या फिर लिंसी ट्रस्ट में एच फ्लोर ने इसको दिया था। नेक्स्ट इज कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रू सॉइल बॉर्न पैथोजेंस की, जैसे पीथियम है, फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है या फिर स्क्लेरोशियम है। नेक्स्ट जो हमारे पास में फैक्ट है दैट इज अबाउट द लूज मट ऑफ व्हीट। जो आपका लूज मट ऑफ व्हीट है बेसिकली वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। बाकी भी हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और बाकी भी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सा ही, थोड़ा सा फास्ट कंप्लीट किया इस वीडियो को सो दैट आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें आप सिर्फ उसी पे ध्यान दें और जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो आप जल्दी से समझ लें। राइट, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हाँ, जो टॉपिक आपको लर्न करना होगा या समझना होगा प्लीज डू मेंशन दैट। थैंक यू।